बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर DPS कॉलेज ओकाड़ा। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? डिसऑर्डर्स कहते हैं खामियों को, यानी ऐसी खामियां, ऐसी डिजीज़ विच आर रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो सांस लेने का रास्ता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, लंग्स हैं। तो ये सारे जो रास्ता है जहाँ से एयर लंग्स तक पहुँचती है और फिर बाहर एक्सपेल होती है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, तो क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, इवन जो है शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों के अंदर भी जो है वो पोल्यूशन मौजूद है। तो पोल्यूशन की वजह से ये डिसऑर्डर्स पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा हैं। बहरहाल आज हम इन्हीं डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो जो हमारी बुक के अंदर डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गए हैं उनमें है ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमोनिया एंड एस्थमा। तो हम इन्हीं को बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या होती है। अब देखें कि नाम ही बोल रहा है, नाम ही बता रहा है कि ब्रोंकाइटिस क्या है, कि इट इज़ दैट डिजीज विच इज़ रिलेटेड टू ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जिनका, ऐसी डिजीजेस जिनका ताल्लुक किसके साथ है, ब्रोंकाई के साथ है या फिर ब्रोंकियोल्स के साथ है। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है? ब्रोंकाइटिस में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन होगी। क्या होगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल जो है दे प्रोड्यूस मच म्यूकस। ये क्या पैदा करेंगे? ज्यादा म्यूकस पैदा करेंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ब्रोंकाई। एक्चुअल पोजीशन ये है कि ल्यूमन खुला हुआ है, एयर आसानी से यहां से पास हो रही है। अब जब ये डिजीज होगी, ब्रोंकाइटिस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो ल्यूमन है इनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो रास्ता है ये वो क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ल्यूमन कहते हैं ट्यूब का जो अंदर का होल है, जो सुराख है, वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा। जब नैरो होगा तो फिर अल्टीमेटली एयर प्रॉपरली पास नहीं हो सकेगी, या पास होगी तो फिर क्या होगी? डिफिकल्टी के साथ पास होगी। उसको गुजरने में क्या होगा? मुश्किल होगा। रास्ता जो नैरो हो गया ना, एक पाइप है, उसके अंदर जो है वो कोई गार जम गई है, कोई मटेरियल इकट्ठा हो गया है, तो अल्टीमेटली पानी जो है वो गुजरना वहां से मुश्किल होगा। तो सेम इसी तरह से कि जो ल्यूमन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से या म्यूकस, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस की वजह से ये ल्यूमन क्या हो जाए? नैरो हो जाए, तंग हो जाए, रास्ता जो है वो नैरो हो जाए, तो अल्टीमेटली जो डिजीज अपीयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ये ब्रोंकाइटिस होती क्यों है? इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्वॉल्व है प्लस वायरसेस इन्वॉल्व है, यानी मेजर काजेस जो है वो ब्रोंकाइटिस के क्या हैं? दैट वन आर द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गई। तो इन इन्फेक्शन की वजह से जो ट्यूब का ल्यूमन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन के साथ वहां पे एक्सेसिव म्यूकस पैदा होगा। अल्टीमेटली ल्यूमन जो है वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। जब बेटा ल्यूमन नैरो हो गया ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाइटिस की बेटा दो टाइप्स हैं।
One is the acute bronchitis and other one is the chronic bronchitis. एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी ऐसी डिजीज जिसका दौरानिया क्या हो, कम हो, जो कम अरसे के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हुई यानी उसका ल्यूमन तंग हो गया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई और इन्फ्लेमेशन के नतीजे में हुआ ये कि ये बंदा रिकवर हो गया आफ्टर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते लगे, उसके बाद जो है वो क्या हो गई, रिकवरी हो गई। और रिकवरी के बाद जो है वो बिल्कुल कोई सिम्टम जो है वो डिजीज के नहीं रहे, तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हुई, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हुई और उसके नतीजे में डिजीज 2 से 3 साल तक चल गई, लंबे अरसे के लिए चल गई, ठीक है, दौरानिया जो है वो 2 to 3 years हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। यानी क्रोनिक का लफ्जी मतलब होता है लंबे अरसे चलने वाली, जिसका दौरानिया ज्यादा, या पुरानी डिजीज कह लीजिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। तो हमने कहा कि ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, वन इज द एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड अदर वन इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को ब्रोंकाइटिस जो है वो हो गई है, कि डिजीज के सिम्टम्स क्या आएंगे। तो डियर पहला जो सिम्टम आएगा कि खांसी शुरू हो जाएगी, कफ, बार बार वो बंदा खांसेगा, प्लस माइल्ड विजिंग साउंड जो है वो पैदा होगी। विजिंग साउंड कहते हैं विस्लिंग साउंड को, सीटी की तरह से सांस लेगा, लेकिन सांस के दौरान जब वो सांस को बाहर निकालेगा तो उसके नतीजे में सीटी की आवाज पैदा होगी, विस्लिंग साउंड पैदा होगी, विजिंग साउंड जो है वो पैदा होगी। इसके साथ फीवर हो जाएगा, बुखार होगा, प्लस जो है चिल, सर्दी लगेगी, उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी खींच खींच के सांस लेगा, सांस उसको प्रॉपरली नहीं आएगा। खास तौर पर उस वक्त जब कोई वो बंदा किसी एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो प्रॉपरली सांस नहीं ले सकेगा, क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो है उसके नतीजे में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का ल्यूमन जो है वो तंग हो चुका है, नैरो हो चुका है, एयर प्रॉपरली लंग्स तक पहुंच ही नहीं पा रही, अल्टीमेटली जो है वो सांस प्रॉपरली नहीं आएगा, पर्सन खींच खींच के सांस लेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। इस डिजीज को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस कहेंगे। इसके लिए जो है वो डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जिनसे इसको रिकवर किया जा सकता है। दूसरी डिजीज जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इट इज आल्सो द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो लंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ small chambers which are called alveoli। इन chambers को हम क्या कह रहे हैं, alveoli कह रहे हैं। सैग्स हैं जिनको हमने नाम क्या दिया था, alveoli का नाम दिया था। अब हुआ क्या कि अगर किसी पर्सन को एम्फीसीमा हुई तो ये जो alveoli हैं ये क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, अल्टीमेटली लार्ज सैग बन जाएंगे, लेकिन उनका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जितने सैग छोटे होंगे, जितनी एल्वोलाई की तादाद ज्यादा होगी, उतना सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं समझाने के लिए कर दूं कि हम नहाने के बाद टॉवल यूज करते हैं,
हम आम कपड़ा क्यों नहीं यूज कर लेते? भाई आम कपड़े पे क्या होता है कि धागे नहीं निकले हुए, जबकि टॉवल के ऊपर वो धागे निकले हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए हम टॉवल को प्रेफर करते हैं। लेकिन इसी तरह से जब लंग्स के अंदर एयर आती है तो एल्वोलाई बहुत सारे चैम्बर्स अंदर मौजूद हैं, सैग्स मौजूद हैं और उनके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं। तो जितने सैग ज्यादा होंगे एयर उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो डियर अगर एयर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो काम सारा कुछ नॉर्मल चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग एम्फीसीमा क्या होंगे कि ये सैग जो है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। डैमेज होने के नतीजे में सैग का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई जब साइज बड़ा होगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया की रिडक्शन की वजह से एयर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जब एयर प्रॉपरली ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा, पर्सन जो है वो डिफिकल्टी करेगा, ब्रीदिंग के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो जाएगा, जो है लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, लंग्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली ये डिजीज जो है वो अपीयर। तो इस डिजीज में भी इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, फटीग कहते हैं थकावट का एहसास होगा। भाई फटीग क्या होती है? भाई हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है। जब वो ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा होती है। लेकिन अगर आपके सेल्स को, टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो अल्टीमेटली ये ग्लूकोज का मालिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, जैसे कि एम्फीसीमा में होगा। अब प्रॉपर ऑक्सीजन आपके सेल्स को, टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, अल्टीमेटली आपके सेल्स रेस्पायर करेंगे एनारोबिकली। जब वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे तो फिर लैक्टिक एसिड पैदा होगा जो मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट करेगा, अल्टीमेटली आपको थकावट का एहसास होना शुरू हो जाएगा, फटीग हो जाएगी। उसके बाद बुखार भी हो सकता है, रिकरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती, बार बार जो है वो इन्फेक्शन होगी, तो ये आ सकता है। बॉडी का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और आम तौर पर एम्फीसीमा का जो पेशेंट होता है इसको पता नहीं चलता कि मुझे ये बीमारी हो गई। पता उस वक्त चलता है जब 50 to 70% लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उस वक्त पता चलता है कि जी अब क्या हो गई, डिजीज अपीयर हो गई है। आई रिपीट कि एम्फीसीमा में क्या होना है, एम्फीसीमा में ये होना है कि एल्वोलाई जो है वो डैमेज हो जानी है। एल्वोलाई की डैमेज के बाद होना ये है कि ये सैग्स, जो स्मॉल सैग्स थे वो लार्ज सैग्स में चेंज हो जाएंगे। लार्ज सैग्स का सरफेस एरिया कम होता है, कम होने की वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। जब पर्सन एक्सहेल करेगा तो एक्सहेलेशन के बाद लंग्स अपनी प्रॉपर कंडीशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि एयर प्रॉपरली ना एक्सपेल होगी ना अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकेगी। सिम्टम्स में हमने बात की कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाएगा, फटीग होना शुरू हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है। तो अल्टीमेटली पर्सन को उस वक्त पता चलता है जब 50 to 70% लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है दैट वन इज कॉल्ड नमोनिया। नमोनिया जो है दैट वन इज द इंफेक्शन ऑफ लंग्स। क्या है ये? इन्फेक्शन है किसकी? लंग्स की। हमने कहा लंग्स दो होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो अगर डियर दोनों लंग्स अफेक्ट हो जाएं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? डबल नमोनिया कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? डबल नमोनिया कहेंगे, यानी दोनों लंग्स जो है वो अफेक्ट हो गए। तो इस डिजीज को फिर क्या कहेंगे? डबल नमोनिया जो है वो कहा जाएगा। आमतौर पर जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट वन इज बैक्टीरिया एंड दैट वन इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई।
ये ऑर्गेनिज्म जो है दैट वन इज द बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, ये डिजीज काज कर सकता है। इसके अलावा कुछ फंगसेस भी हैं, फंजाई जो है दैट एंड आल्सो कैन काज द नमूनिया। तो नमूनिया जो है दैट वन इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी जो है वो नमूनिया काज कर सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई जो है वो बैक्टीरिया काज कर सकता है, प्लस जो है वो फंजाई जो है वो नमूनिया काज कर सकती है। अब जब नमूनिया होगा तो ये जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है दे सेटल डाउन इन द लंग्स, वो लंग्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, यानी वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर वो मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने से उनकी तादाद में क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लंग्स हैं दे फिल विद पस। लंग्स जो है वो किससे फिल होना शुरू हो जाएंगे, पस से। फॉर एग्जांपल ये एल्वेलाई थी, अब क्या हुआ कि नमूनिया हुआ, तो अल्टीमेटली जो एल्वोलाई है उसमें क्या फिल होनी शुरू हो गई है, पस फिल होना शुरू हो गई है। जब पस फिल होगी तो अल्टीमेटली फिर वही बात आएगी कि सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, पर्सन को हाई फीवर हो जाएगा, तेज बुखार जो है वो होता है, हाई फीवर होगा। इसके अलावा शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन, यानी बलगम आएगी, खांसेगा बार बार क्योंकि सांस नहीं आ रहा होगा, पस फिल हुई है एल्वोलाई के अंदर। अल्टीमेटली एयर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, एयर लंग्स तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही, तो फिर क्या होना, हाई फीवर विद कफ प्लस शिवरिंग हो सकती है, चिल हो सकती है, सर्दी लगेगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। अल्टीमेटली इस डिजीज को हम क्या कहेंगे कि ये इस पर्सन को क्या हो गया है, नमूनिया हो गया। अब नमूनिया को रिकवर करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए वैक्सीन दी जाएंगी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, और इस तरह से इस डिजीज को रिकवर जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट जो हमारी डिजीज है दैट वन इज कॉल्ड एस्थमा। एस्थमा इज आल्सो द डिजीज विच इज द फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। एस्थमा जो है वो क्या है, एलर्जी, यानी एस्थमा का जो पेशेंट होता है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक सेंसिटिव होता है टू सम एलर्जेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डस्ट से एलर्जी होगी, स्मोक से एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, सम केमिकल से एलर्जी हो सकती है, या कोई और सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जिससे पर्सन को क्या होगी, एलर्जी। और ये एलर्जी काजिंग एजेंट्स जो हैं जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में करेंगे तो इट कंस्ट्रक्ट दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके ल्यूमन्स को तंग कर देंगे, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स तंग हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, एयर पास नहीं हो सकेगी, अल्टीमेटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी आना शुरू हो जाएगी, प्रॉपरली सांस नहीं ले सकेगा। जब प्रॉपरली सांस नहीं लेगा तो अल्टीमेटली एयर को इनहेल तो करेगा, एक्सहेल प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, एक्सहेल तो करेगा, इनहेल प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। स्पेशली जब किसी एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होगा तो एस्थमा पेशेंट जो है, या सपोज वो सीढ़ियां भी चढ़ रहा है तो उसको सांस की अच्छी खासी दुश्वारी हो जाएगी, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले सकेगा, उसको जो है वो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, विजलिंग साउंड पैदा होती है। हमने अभी कहा सीटी की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके के साथ सांस लेगा कि विस्लिंग पैदा होगी, विजिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एस्थमा जो है वो कहते हैं। आमतौर पर एस्थमा का अटैक उसी वक्त आता है जब एयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल्स जिनसे उसको एलर्जी है वो मौजूद हो, तो इन दैट केस जो है वो क्या आ जाएगा, उसको एस्थमा का अटैक जो है वो आएगा। अब इसके लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो ऐसी मेडिसिन यूज की जाती हैं विच कैन डायलेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक,
यानी ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे, खोल देंगे, जिससे एयर प्रॉपरली जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच सके। जैसे कि हम इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, केमिकल्स हैं, वो हम जो है वो लेते हैं, तो उसके ज़रिए से क्या होता है, इनहेलर्स क्या करते हैं, फौरी तौर पर जाके जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायलेट कर देते हैं। और जो एस्थमा का पेशेंट होता है, इसको हर वक्त इनहेलर जो है वो अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी वक्त भी इसके ऊपर एस्थमा का अटैक आ सकता है। तो अगर एस्थमा का अटैक आ गया तो जो कंस्ट्रिक्शन हो गई है, जो नैरो हो गया है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसको ज़रूरत है कि फौरी तौर पर आप क्या करें, डायलेट करेंगे। और डायलेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केमिकल, ऐसे इनहेलर्स का इस्तेमाल करेंगे जो फौरी तौर पर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो डायलेट कर दे, ताकि एयर जो है वो प्रॉपरली इनहेल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर अपने टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। आज हमने डिसऑर्डर्स पढ़े जो रिलेटेड हैं विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक। कल नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लंग कैंसर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।